लास्ट टाइम हमने किया था मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो नया हेडिंग लगा दो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देखो नाम से समझो, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसको बच्चे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट the total number of independent coordinates the total number of independent coordinates which must be known total number of independent coordinates which must be known to completely which must be known to completely specify which must be known to completely specify the position and configuration to completely specify the position and configuration of a dynamic system of a dynamic system। डायनामिक सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा सिस्टम इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं। जैसे अपनी गैस होती है, हमारे गैस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं। दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग हेयर एंड देयर मोशन इज कम्प्लीटली रैंडम। तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड डायनामिक सिस्टम। तो बेटा किसी भी डायनामिक सिस्टम की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट, कितने फ्रीडम कोऑर्डिनेट्स, फ्रीडम बोले तो इंडिपेंडेंट, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है किसी भी पोजीशन की, किसी भी सिस्टम की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एग्जांपल से समझ आएगा, पहले लिख लो डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और है इसकी, एक डेफिनेशन और है, वो भी लिखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल number of independent ways the total number of independent ways total number of independent ways in which the particle of a system in which the particle of a system can acquire energy particle of a system can acquire energy is called degrees of freedom। DOF का मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी किसी भी सिस्टम का एक पार्टिकल कितने डिफरेंट वेज में एनर्जी एक्वायर कर सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकता है कितने तरीके की, पोटेंशियल एनर्जी कितने वेज में एक्वायर कर सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी कितने वेज में एक्वायर कर सकता है, दैट इज ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इंडिपेंडेंट। फ्रीडम इसलिए नाम है बिकॉज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चाहे आप कोऑर्डिनेट्स देखो या फिर आप वो वेज देखो जिससे कि एक पार्टिकल एनर्जी एक्वायर कर सकता है। एग्जाम्पल से समझ आएगा बच्चे, पहले डेफिनेशन लिख लो फटाफट। राइट द डेफिनेशन फास्ट। लिख ली सबने? सर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? अभी समझाता हूँ बच्चे, एग्जाम्पल लेंगे ना। आप पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर आपको आ जाएगा समझ। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा तो बताऊंगा, ठीक है? डन। ओके, नाउ बेटे एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल, कंसीडर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल मानो, एक सिंगल पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में वो मूव कर रहा है। हमें पता है स्पेस कितना होता है, 3 डायमेंशनल होता है।
एक पार्टिकल कंसीडर करो जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि ऐसे समझो बच्चे, कोई इंसेक्ट है जो हवा में उड़ रहा है, इधर उधर ऐसे स्पेस के अंदर, ऐसे ऐसे मक्खी उड़ रही है, मान लो इधर उधर ऐसे। तो एक पार्टिकल आप कंसीडर करो जो 3D स्पेस में मूव कर रहा है। तो बच्चे उस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। एक तो हमें चाहिए होगा x, एक हमें चाहिए होगा y और एक चाहिए होगा z। पार्टिकल मान लो वो पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे इस पोजीशन पे है और वो मूव कर रहा है स्पेस में इधर उधर, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट पर उसकी ये रही पोजीशन। अब मुझे इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो मुझे बच्चे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी x की वैल्यू कितनी है, इसकी y की वैल्यू कितनी है और इसका z कोऑर्डिनेट कितना है। मतलब इसका x y z कोऑर्डिनेट चाहिए ना बच्चे हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया x और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये हो गया y। ऐसे ही बच्चे मान लो z यहाँ कहीं आएगा इसका, क्योंकि ये बाहर को है, स्पेस में है ना, प्लेन में तो बना नहीं सकता। z कोऑर्डिनेट ऐसे बाहर को है, बाहर की तरफ है, इधर को है, ये पॉइंट भी बाहर को है, यहाँ कहीं हवा में है, प्लेन में नहीं है। तो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट भी आएगा z। तो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x y z। तो क्या ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली x का y के साथ कोई लेना देना नहीं है, y का z के साथ कोई लेना देना नहीं है, z का x के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। एक पार्टिकल जो 3D स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि x चेंज होगा तो y एक फिक्स अमाउंट से चेंज हो जाएगा, उस पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि बच्चे सिर्फ x चेंज हो, y ना चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल एकदम सीधा सीधा जा रहा है x एक्सिस पे, तो ये भी हो सकता है कि y चेंज ही ना हो। मतलब दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई इस केस में? इस केस के लिए फॉर दिस पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, फॉर दिस पार्टिकल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हुए जो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 3। तो बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी 3। ये तो हो गया सिंगल पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल को उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक्स वाई जेड तीनों चाहिए, और ये एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट है। अभी भी आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन एक और एग्जांपल तब ज्यादा क्लियर होगा। यहां तक समझ गए बच्चों? मान लो ये रहा अपना पार्टिकल, यहां तक समझ गए बच्चों? हाँ जी, यस सर। ओके, यस सर। बना लो इसको। फिर हम लोग जाते हैं एक और एग्जाम्पल पे, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बन गया होगा ये, मैं रब कर रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। अब की बार सिंगल पार्टिकल नहीं, दो लेते हैं हम, दो पार्टिकल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्चुअल में मैं एक सिस्टम ले रहा हूं जिस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स इन स्पेस, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स इन स्पेस। बच्चे दो पार्टिकल हैं, एक सिस्टम मैंने लिया, स्पेस में लिया है, तो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड, दैट यू नो वेरी वेल। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दो पार्टिकल लेते हैं, मान लो एक पार्टिकल यहाँ है बच्चे, दिस इज पहला पार्टिकल और ये दूसरा हो गया। तो ये अपना सिस्टम हो गया, एक्चुअल में अपना सिस्टम है ये बच्चे। मान लो ये अपना सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, ये वाला, ये हमने यहाँ ले रखा है। बेटा इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है d, जो कि फिक्स है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बॉडी रिजिड बॉडी है आइडियली, और रिजिड बॉडी में इंटरनल पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है। तो इस पूरे सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2।
और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है। तो बच्चे इनके बीच का ये डिस्टेंस हो गया d, पार्टिकल्स के बीच का। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है। नाउ फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और सेकेंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2। बेटा ये x1, y1, z1 ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, x2, y2, z2 ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो देयर आर 6 कोऑर्डिनेट्स इन टोटल। कितने हो गए बच्चे? देयर आर 6 कोऑर्डिनेट्स, टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स हैं। देयर आर 6 कोऑर्डिनेट्स इन टोटल, वो आपके सामने लिखे हुए हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2। लेकिन इन 6 में से इन 6 कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। आओ देखते हैं कैसे। अब मेरी बात मान लो बच्चे की ये जो d है, मान लो ये किस डायरेक्शन में देख रहे हो, x के अलोंग है, इट इज अलोंग x। d क्या है? d क्या है? d इज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अभी के लिए हमारा सिस्टम इस तरह से है, तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स अलोंग x एक्सिस। मान लो जैसे x एक्सिस के अलोंग है ये डिस्टेंस। तो बच्चे अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया x1, ये डिस्टेंस हो गया x1। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया d, ये डिस्टेंस हो गया d। और बच्चे यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी ये पार्टिकल 2 का, ये बन गया, ये हो गया x2, क्योंकि इसका ये वाला कोऑर्डिनेट x2 है ना, तो ये डिस्टेंस हो गया x2, ये हो गया x1 और ये हो गया d। ना अब मेरी बात समझो, क्या मैं इस x2 को ऐसे करके लिख सकता हूँ x1 प्लस d? बताओ, x2 को ऐसे लिखा जा सकता है x? इसका मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब है x2 x1 पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो x2 है वो x1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी x2 इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x1 पे डिपेंड कर रहा है। x1 की जो वैल्यू आएगी उसमें d ऐड करोगे तो x2 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेट्स तो 6 हैं, लेकिन 6 कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट ऐसा है जो डिपेंडेंट है, and that dependent coordinate is x2. Is it clear बच्चों? But one coordinate is dependent, और इसमें से एक कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। पर डेफिनेशन कहती है हमें इंडिपेंडेंट, हमें ऐसे वेरिएबल चाहिए जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंट है, बट वन कोऑर्डिनेट इज डिपेंडेंट। एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो x2 इज डिपेंडेंट ऑन x1। एग्जांपल के आप कह सकते हो x2 इज डिपेंडेंट ऑन x1। हाउ? दैट इज, आप x2 को लिख सकते हो x1 प्लस d। तो एक तरह से x2 x1 पे डिपेंड कर रहा है, तो वन कोऑर्डिनेट इज डिपेंडेंट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स बचे हो गए 5। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो गए 5। तो बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई इस सिस्टम की? 5। यस और नो बच्चों? क्लियर है सबको? बताओ मुझे। सर x1 भी तो x2 पे डिपेंडेंट हो सकता है, x2 माइनस d। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एट ए टाइम कोई एक होगा, एट ए टाइम कोई ओके एक ही सर। होगा ना। या तो x1 x2 पे डिपेंड करेगा, या मतलब आपको किसी एक की तो चाहिए ही होगी। एटलीस्ट यू नीड एनी वन कोऑर्डिनेट। इफ यू आर टेकिंग दिस, सपोज इट इज x2 एंड यू आर राइटिंग x2 माइनस d, तो भी बच्चे काउंट करो कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है आपको। y1 z1 y2 z2 4 ये हो गए, और पांचवा हो जाएगा x2। यहाँ भी x2 है, यहाँ x2 माइनस d हो जाएगा, तब मतलब आपको फिर भी 5 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स तो 5 ही है। एट ए टाइम एक ही होगा इनमें से कोई, दोनों नहीं हमें चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर्ड बोथ टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, वी जस्ट नीड वन आउट ऑफ दीज टू। so that is why total independent coordinates हो गए 5 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 5। अब आप समझ गए इंडिपेंडेंट का मतलब? हाँ जी। यस सर।
चलो बच्चे, ये तो हमने बात की है लाइक पार्टिकल्स को लेके, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, हमने बच्चे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है गैस की। वी वांट टू कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल की हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो आगे हम वही करेंगे, पहले इतना लिख लो, यहां तक हो गया सबका। बेटा मैं रब कर रहा हूं। अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। वैसे तो आप ऐसे सोच समझ के निकाल सकते हो जैसे हमने निकाली है दो केसेस में, बस आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज ढूंढने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब लिखो बच्चे, इन जर्नल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n माइनस के। बच्चे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस के। यहाँ पर n क्या है बच्चे? n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो। एंड व्हाट इज के? बच्चे के को आप कह सकते हो, नंबर ऑफ के को आप कह सकते हो नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि हमने देखा पिछले एग्जांपल में, फर्स्ट पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेट x1 है और सेकंड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट भी x1 प्लस बी, यानी सेकंड पार्टिकल में भी x1 आ रहा है, यानी कॉमन कोऑर्डिनेट है 1। या तो आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कह दो, या फिर बच्चे आप ऐसे भी कह सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हैं। आपको पता है ना, वहां पे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में एक ही बॉन्ड था, और वो था डिस्टेंस वाला बॉन्ड, जो उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। मतलब एक दे आर बॉन्डेड समहाउ। हमेशा बॉन्ड वो वाला नहीं होता केमिस्ट्री वाला, इन जनरल जो बॉन्ड वर्ड होता है मतलब दे आर कनेक्टेड। तो कितने कनेक्शंस हैं पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में? एक ही कनेक्शन था लास्ट एग्जांपल में, वो था दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो के को आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कह सकते हो, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट। अब बच्चे अगर मैं पिछला एग्जांपल उठाऊं, अगर हम पिछला एग्जांपल उठाएं और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें इस फॉर्मूला से, तो बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल थे पिछले एग्जांपल में 2, तो n की वैल्यू थी 2, और कितने बॉन्ड बन रहे थे? एक ही बॉन्ड बन रहा था पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में। तो 3n माइनस के की जगह 1, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 5 आएगा। आ गया बच्चे समझ आपको? ये जनरल फॉर्मूला है बॉन्ड का, ठीक है। ये जो लास्ट एग्जांपल था उसके लिए देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर निकल के आया 5। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. शाबाश, कर लो इसको नोट, ये फॉर्मूला नोट कर लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस के। एक्चुअली बच्चे ये जो वर्ड 3n है, ये आपको बताता है टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको बताता है टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। हमें पता है एक पार्टिकल के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो n पार्टिकल्स के 3n कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस इज टोटल कोऑर्डिनेट्स। ये आपको बताता है डिपेंडेंट कितने हैं, ये आपको बताता है डिपेंडेंट कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, और f आपको बताता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताती है इंडिपेंडेंट कितने हैं। तो टोटल में से डिपेंडेंट हटा दोगे तो इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे। तो f आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो बेटा दिस इज इन जनरल, ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
लिख लिया बच्चों? लिख लिया सबने? यस। रब कर दूं? ओके। अब बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन, मतलब गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो हेडिंग लगा दो, अलग अलग एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पढ़ेंगे, मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक गैस, मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक का मतलब एटम। यानी बच्चे, गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसे हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस क्या है? अ गैस whose one molecule contains one atom, जिसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस। तो बच्चे, अगर मैं आपको हीलियम गैस दूं, मान लो ये अपने पास कंटेनर है, इसमें हमने फिल कर दी हीलियम गैस, तो ये हीलियम गैस के एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं। तो बच्चे, हीलियम गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होगा। हीलियम गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होगा। अच्छा, अगर मैं सपोज करता कि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले लेता, अगर मैं ऑक्सीजन गैस ले लेता, तो बच्चे ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। ये ऑक्सीजन का फर्स्ट एटम है, या ऑक्सीजन का सेकंड एटम है। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो ये मोनोटॉमिक गैस नहीं है। मोनोटॉमिक गैस का मतलब है एक ऐसी गैस जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम हो। फॉर एग्जांपल हीलियम गैस। समझ गए बच्चे? आया ना? यस और नो? Yes, sir. तो बच्चे, ऐसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। आओ निकालते हैं। अच्छा, पहले तो सोच लेते हैं। मान लो हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल है, मतलब हीलियम गैस का एक मॉलिक्यूल है। ये हीलियम गैस हमने गुब्बारे में ले रखी है, बैलून के अंदर। अब मुझे ये बताओ बच्चे, इसकी पोजीशन मुझे बतानी है एक मॉलिक्यूल की। तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड तो ये बनाएगा नहीं किसी के साथ, क्योंकि सिंगल है। और इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1। ये हम लोग देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। तो अगर गैस हमारी मोनोटॉमिक गैस है, तो बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल हुए 1, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए? 0। बॉन्ड एक भी नहीं बनाएगा। सिंगल एटम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तो बॉन्ड तो कोई नहीं है ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 0। क्या ऐसा होता है बच्चे? क्या हीलियम ने हीलियम के साथ बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे? मुझे बताओ। नो सर। मतलब कोई बॉन्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल एटम है वो अकेला। तो नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 0। अगर बच्चे नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 3n - k, यानी 3 × 1 - 0, यानी 3 आएगी। तो बेटा, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। इस तरह के सवाल आएंगे आपको गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 3। इज इट क्लियर बच्चे? सबको समझ आ गया? यस सर। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 ही लेने हैं हमेशा मोनोटॉमिक गैस में? हाँ, मोनोटॉमिक गैस में बच्चे एक ही होता है। मोनो मतलब 1, यानी वो देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है ना, एक ऐसी गैस जिसके एक मॉलिक्यूल के पास बस एक ही एटम हो, इसलिए उसके नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 लेंगे आप। ठीक है बच्चे? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसको नोट कर लो। ये आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, मोनोटॉमिक गैस। अगला बच्चे हमारे पास आता है डायटॉमिक गैस का। डायटॉमिक गैस के लिए
अगला बच्चे हमारे पास आता है डाई एटॉमिक गैस, नाम से ही समझ आ रहा है, डाई एटॉमिक गैस मतलब एक ऐसी गैस whose one molecule contains two atoms, जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हों, डाई डाई यानी टू, दो एटम्स हों। फॉर एग्जांपल बच्चे ऑक्सीजन गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल होता है, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं, और अगर आप उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एक और एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, ये भी डायटोमिक गैस है, इसका बच्चे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो पता है ना आपको, सबको पता होगा ये तो, है ना? Yes, sir. My 11th B students are very good in chemistry, so they all know कि बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, and they are also very good in physics. Okay, now a gas whose one molecule contains two atoms, जैसे ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, तो बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 2, क्योंकि दो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। एंड बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए, अब ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। बेटा बॉन्ड तो एक ही है, ये डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। ये मत कहना ये दो बॉन्ड है या ये तीन बॉन्ड है, नहीं, बॉन्ड एक ही है। ये बॉन्ड का नाम है डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड तो एक ही है ना, आया ना? Yes, sir. तो Yes, बच्चे sir. बॉन्ड एक है तो नंबर ऑफ बॉन्ड हुए 1, जैसे ऑक्सीजन के केस में 1 डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के केस में 1 ट्रिपल बॉन्ड, पर बॉन्ड एक ही है। वो तो टाइप ऑफ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज टाइप ऑफ बॉन्ड, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड तो एक ही है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए बच्चे 1। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा लूं फॉर्मूला लगा के 3n माइनस के, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 2, के हो गया 1, 6 माइनस 1 दैट इज 5। इसका मतलब है बच्चे डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 5, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 5। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? Yes. Yes, चलो sir. बेटा इसे भी नोट कर लो फटाफट, शाबाश, कर लो। Dance. ओके, ऐसे ही हम लोग करेंगे ट्राई एटॉमिक, यानी एक ऐसी गैस जिसमें 3 एटम्स हों। तो अगला जो हमारे पास आता है दैट इज ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो बच्चे थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ गया नंबर 3, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। इसमें आप लिखोगे अ गैस whose one molecule contains 3 atoms, a gas whose one molecule contains 3 atoms, जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हों। फॉर एग्जांपल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, देखो इसमें 3 एटम है, एक कार्बन का एटम है, बाकी 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल 3 एटम्स हो गए। इसके अलावा ओजोन में देखो Yes. 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, ठीक है बच्चे? तो Yes. ऐसी गैस जिसमें 3 एटम्स हों, तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अच्छा, इसमें 2 केस बनते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे 2 केस बनते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, इसमें 2 केस बनेंगे। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट केस में क्या होता है। फर्स्ट केस होगा लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मतलब उसका स्ट्रक्चर लीनियर। आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पढ़ते हो, अलग अलग गैसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, किसी का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, किसी का ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल, प्लेनर, किसी का टेट्रागोनल होता है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें अपने पास 2 केस हैं, एक तो बच्चे लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, और दूसरा जो है दैट इज नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब जिसका स्ट्रक्चर लीनियर ना हो। लीनियर कैसा है? जैसे बच्चे CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है,
कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ। अब ये देखो, ये एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, तो बच्चे ये क्या है, दिस इज लीनियर, ये लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, अगर मैं ओजोन की बात करूं, ओजोन का स्ट्रक्चर बच्चे ऐसा होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं इसमें, डबल डबल बॉन्ड होते हैं सबके बीच में, डबल सर होते हैं, एक 4 बहुत होता है। एक होता होगा, 1 मिनट मैं वही देखता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 6, 4, 2 इसके पास खाली होंगे तो 2 ही बना सकता है, एक एक ही होता है शायद। नो सर, एक डबल बॉन्ड होता है। यस सर। ओके ओके, चलो आप समझ गए हो वैसे तो। 2 मिनट रुकना, देख लेते हैं। हाँ बेटे, ओजोन में भी यही हाल है, ओजोन में एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है, आपकी बात सही है। ओजोन में एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, यू आर राइट। तो बच्चे ये नॉन लीनियर में नहीं आता फिर, क्योंकि इसमें मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसे, मतलब किसी ऐसे मॉलिक्यूल की, वो आप समझ लो, किसी ऐसे मॉलिक्यूल की, सर जैसे ऐसे यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसे 3 बॉन्ड बने, समथिंग लाइक दिस, मतलब कुछ ऐसा, मतलब यहाँ कोई एटम होगा, 3 एटम होंगे अलग अलग, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे बने, ऐसे किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अब केमिस्ट्री में मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, सर पर फिर भी ओजोन का भी तो ऐसे ओजोन का ऐसा नहीं है बच्चे, ओजोन का ऐसा है, ये तीसरा बॉन्ड नहीं है ना, ओजोन का ऐसा नहीं है ना, ये दिखा रहा है मुझे ओजोन का एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। O3 तो यही शो कर रहा है मुझे यहाँ पे इंटरनेट पे, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। चलो अभी के लिए तो आप समझो, मतलब कि ये एग्जाम्पल तो ऐसे है कि ऐसा कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें ऐसे 3 बॉन्ड बने, मतलब ऐसे ट्राई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल होगा। एक तो ये हो गया जिसमें ऐसे लीनियर बॉन्ड बने, आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, बनाने का तरीका तो कुछ भी है, इसको ऐसे करके बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, बनाने को ऐसे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चीज क्या है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो नाउ अब इस केस में देखते हैं, तो बच्चे अगर हमारे पास लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, लीनियर है, तो लीनियर में क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमें पता है इस बार 3 है, नंबर ऑफ बॉन्ड देखते हैं, 1 2, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 3n माइनस के, 3n माइनस के का मतलब बच्चे 3 2 6 माइनस 2, नहीं 3 3 9, 3 3 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 यानी 7 आएगी। बच्चे नॉन लीनियर के लिए, सॉरी लीनियर वाले के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 7। और अगर अपने पास बच्चे कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें ऐसे 3 बॉन्ड बन रहे हो, अब वो मुझे उसका एग्जाम्पल नहीं याद, आप थोड़ा सर्च कर लेना कि ऐसा जिसका स्ट्रक्चर बने, ऐसी कोई गैस। तो बच्चे इस केस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इस केस के लिए 3, नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे 1 2 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 3n माइनस के,
यानी बच्चे 9 माइनस 3, तो इस केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 6। बट आई मीन ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो सकती है, या तो 7 हो सकती है या 6 हो सकती है। ये डिपेंड करेगा बच्चे स्ट्रक्चर पे। अगर तो लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आएंगी, अगर नॉन लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएगी। इज इट क्लियर बच्चे? यस और नो? बच्चों समझ आ रहा है? बाकी रही बात एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल तो बेटा अब अगर मुझे आ गया मेरे दिमाग में तो बता दूंगा अगली बारी भी। बाकी आप सर्च करके रखना, कुछ ढूंढना, ऐसा कोई मॉलिक्यूल ढूंढना जिसके ऐसे 3 बॉन्ड बने, ट्राई टू फाइंड आउट ऐसा कुछ। तो बेटा दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस। बस यही 3 केस है हमारे पास, तीनों का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी तो मैंने बच्चे ऐसे फॉर्मूले से करवाया, अगली बार हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हम लोग, मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई थी स्टार्टिंग में, ध्यान दो। एक लिखवाई थी कि जिसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप फॉर्मूले से ढूंढ सकते हो। अब इसी चीज को हम लोग वेरीफाई करेंगे एनर्जी के साथ। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ढूंढेंगे, किसकी? मोनोटॉमिक गैस की, ऐसे ही ढूंढेंगे मोनोटॉमिक गैस की, डायटॉमिक गैस की और ट्राइएटॉमिक गैस की, लेकिन एनर्जी की टर्म्स में ढूंढेंगे बच्चे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्राइएटॉमिक की तो नहीं करेंगे, मोनो की और डाया की, डायटॉमिक, ये 2 केसेस हमने करने हैं। इन टर्म्स ऑफ व्हाट बताओ? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी करेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो?